अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 10 अप्रैल 2022 रोज़ इतवार शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे हों। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट आप सब लोगों ने देख ली, बहुत तेज़ी से जो कुछ हो रहा है। पीटीआई गवर्नमेंट ने या इमरान खान साहब ने जो फ़ैसले करने थे, जो आपकी पार्लियामान के अंदर फ़ैसले होने थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। मैं नहीं दोहराना चाहता, कड़वे सच भी हैं और झूठ बोला नहीं जाता। तारीख ने उस दोहराए पे लाकर खड़ा कर दिया कि ये जो सियासतदान हैं ये मुल्क को आगे लेके जाना नहीं चाहते, ये मुल्क में बेहतरी नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, और उसी के लिए ये उस एजेंडे पे ये कार फरमा है। इसका रिज़ल्ट कल क्या निकलता है, क्या होता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि वही माफियाज और वही लोग अब इस निज़ाम पे विराजमान हो चुके हैं या होने वाले हैं। केसेस तकरीबन सबके ख़त्म हो जाएंगे, लूटमार ज़ोरों से जारी रहेगी और आम आदमी बिल बिलाता ही रहेगा। उसे क्या मिलना है, वो फिर इनके पीछे इनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाता रहेगा। उसे अपना जहन इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये है वो पाकिस्तान जिसको एक आदमी आया बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन लगता है कहीं वो खो जाएगा। अगर अभी नहीं है, बहरहाल ये फ़ैसला उसने करना है और आप लोगों ने साथ देना है। अगर आप दे देंगे साथ तो चीज़ें आगे जाएंगी, अगर नहीं देंगे साथ तो नहीं जाएंगी आगे, ये याद रख लीजिएगा। चलते हैं आपको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे। देखें, बिला वजह बैशिंग हो रही है, तौहीन अदालत हो रही है, सोशल मीडिया पे अजीब व गरीब सी एक कैंपेन चल रही है, और मैं पीका लॉ को एनफोर्स करने के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ आपको बताता रहा हूँ। कल यानी पीर को 11 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत होनी है पैमरा के कानून के नफाज के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका का कानून उड़ा दिया और खुली आज़ादी दे दी कि जो मर्ज़ी करो, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिसीजन आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। मैं उसमें इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर रहा हूँ, डेटा मैं निकलवा रहा हूँ। मेन जजमेंट को सामने रखते हुए उसे आला अदालतों में चैलेंज करना बनता है, इंट्रा कोर्ट अपील भी, और अगर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है तो वहाँ भी लेकर जाया जाएगा। आने वाला वक्त मायूसी नहीं करना, मायूस नहीं होना आप लोगों ने, याद रखें। मैं आपको, मायूसी गुनाह है। रब बेहतर समझता है, मेरा रब बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। वो पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वो होगा। तो इसलिए इमरान खान के रहने से या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गवर्नमेंट जितना भी वक्त है चलें आई है, तो अगले इलेक्शन में फिर दोबारा मौका है आपके पास, फिर आप मुंतखब कर सकते हैं, फिर आप चीज़ें आगे लेके आ जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हद तक जाते हैं, आप किस हद तक फ़ैसले करते हैं। ये फ़ैसला आप लोगों ने करना, ये मैंने नहीं करना, ये अज़हर सिद्दीक ने नहीं करना। मैं फिर बताता चलूँ आपको। फिर कई सवाल ऐसे हैं और उस पर बात करना बड़ी ज़रूरी है। इल्ज़ाम लगाया गया जनाब जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब के दामाद के ऊपर। मुझे दुख और अफसोस हुआ। मैं इस ख़ानदान को पुराना जानता हूँ। जनाब जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब जब एक जज थे लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से, फिर उनका स्टाइल काम करते, दीनदार आदमी हैं, कुरान मजीद अक्सर अपने पास रखते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत से लोगों को उन्होंने दीन की तरफ, इंसानियत की तरफ तवज्जो दिलाई। वालिद साहब जो हैं जनाब जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब के साबिक ब्यूरोक्रेट थे, लाहौर में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रहे।
खुशाब से ताल्लुक़ है इनका, फ़तेह बंदयाल, और एक ज़िम्मेदार घराने से थे। अब देखें खुशाब कहाँ से और कहाँ से ये तरक्की करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और अयूब दौर के में भी ना, जनरल अयूब के दौर में डिप्टी कमिश्नर थे और दमंग किस्म के ये ब्यूरोक्रेट थे। और जनाब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब का, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी इतला है, एक भाई और 3 बहनें हैं उनकी, और नून उनकी एक बहन की शादी है ना नामवर सियासी ख़ानदान नून फैमिली में साबिक़ वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून के नवासे के साथ हुई। और दूसरी जो बहन है राजा तारिक रहमान की अहलिया हैं, जो कराची के एक मारूफ ख़ानदान और राजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक भी। और तीसरी बहन की जो शादी है डॉक्टर मतीन अज़हर, जो शेख ज़ैद के चेयरमैन हैं, के साथ हुई। और ना जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के एचसन कॉलेज से कैम्ब्रिज किया और वहाँ से कानून की तालीम हासिल करके एचसन कॉलेज के बाद कैम्ब्रिज किया है और वहाँ से कानून की तालीम हासिल करके वतन वापस आए। आपके 3 बच्चे हैं, एक बेटा आदिल बंदयाल वकालत करता है, और अबू जो नाम बताने लगा हूँ, एक बेटी जो सहर बंदयाल हैं, वो जनाब अहमद परवेज़ मलिक हमारे दोस्त हैं, अहमद पंसोटा उनके साथ पार्टनर हैं। और अहमद परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं, बहुत डिसेंट बच्चा है, बड़ी मेहनत करने वाला। जहाँ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे सहर को, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मेहनत करने वाली है, इस तरह की एट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छा नहीं लगता जिनकी तस्वीरें चलाई जा रही हैं, उनका नाम अली परवेज़ मलिक है। ये परवेज़ मलिक के दूसरे साहबजादे हैं जो MNA हैं। अब इसमें जनाब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब का क्या कसूर है? मेरे बच्चों की शादी भी इस तरह सियासी घरानों में अगर हो सकती है तो क्या मेरा जहन वो हो जाएगा? ये बड़ी तकलीफ़ दी बात है। और सहर बंदयाल बहुत मेहनती हैं, काम वकालत के हवाले से बहुत काम किए हैं। और जनाब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की जो छोटी साहबजादी हैं ईमान बंदयाल हैं, और उनकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हुई है। तो हमने बिला वजह बैशिंग शुरू कर दी जनाब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की फैमिली के ऊपर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। देखिए फ़ैसला पूरे 5 मेंबर बेंच ने किया है और मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, और जिस तरह की वो रिमार्क्स उनकी तरफ से थे, उन्होंने अपोजिशन जमात सबका उन्होंने चेहरा सामने रखा, उनका बताया कि आपने पिछले सालों में क्या किया है। और जहाँ तक है हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी कहा कि वो आपका मैंडेट नहीं है। जब कोलिशन पार्टनर बने तब भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादा सीटें हैं। जो कोर्ट के अंदर मौजूद था उसे पता है ना। अब जो फैसला आया हम उस फैसले को देखें, वो एक अलग बात है। एक बात जहन में रखिएगा, कानूनी तौर पर आपको समझना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ लिए गए, गैर कानूनी तौर पर तोड़े गए, पैसे देकर बैरूनी साजिश की वो तोड़ लिए गए। जो कोलिशन पार्टनर थे वो भी साथ छोड़ गए। तो कोलिशन पार्टनर्स में 176 वोट और 20 के करीब इनके दूसरे, तो 196-95 के करीब तो लोग इनके पास हैं। तो जब तहरीके अदम एतमाद आ जाए, मैं कहता रहा हूँ इनको कि जब तहरीके अदमाद टेबल नहीं हुई उस वक्त रिजेक्ट कर देते, असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देते, वो ठीक था। लेकिन स्पीकर के पास इख्तियार था रूलिंग देने का, उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं हो सकता, एनक्रोचमेंट है, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन ये एक कानूनी जंग है, कानून में हर एक ओपिनियन अपना है, दूसरे का अपना ओपिनियन है। हम इसमें बहस नहीं के लिए, मैं ज़ात के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। 5 मेंबर बेंच का मुझे शदीद इख्तलाफात हैं उस केस के ऊपर, फैसले के ऊपर, कि आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इख्तियारात में तजावुज़ नहीं कर सकती। मैं फिर कह रहा हूँ, और आर्टिकल 95 में जो वक्त दिया है उस वक्त में अगर नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हुई है 3 से 7 दिनों के अंदर, तो वो ख़त्म होगी, अबेट होगी प्रोसीडिंग। मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक अदम एतमाद वो ख़त्म हो चुकी है। रिव्यू में जब ये केस लगेगा फिर देखेंगे आगे क्या होता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये आप लोग देख सकेंगे आसानी के साथ, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। और ये सियासी जमातें खुदारा इन पे यकीन मत कीजिएगा। जब यूसुफ गिलानी का केस था मेरे वाला नाहली के वाले, उस वक्त तो ये कहते रहे कि आर्टिकल 69 का इतलाक़ करना है, फहमीदा मिर्ज़ा का फ़ैसला आर्टिकल 69 की वजह से प्रोटेक्टेड है। वो 3 मेंबर बेंच इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं,
ये डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, इसका उस इशू से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं? मैरिड पे केस लड़ें भाई। आप ज़ात पे कीचड़ मत उछालें, मेरी ये गुजारिश होगी आप लोगों से। कानूनी जंग लड़े ना, इंसान हर जगह लड़ सकता, मुकदरों से नहीं लड़ सकता, याद रखिएगा। इतना कुछ पता होने के बावजूद बैरूनी एजेंडा, मैं समझता हूँ वो एजेंडा है और ये ज़रूर इन्वॉल्व है, लेकिन आपके अपने जिनको अपने साथ लेके चले वही साथ छोड़ गए, वो बिक गए। तो उनको भेजने से रोकने का क्या तरीक़ाकार है? पर्चा काटना चाहिए था सेडिशन का, बगावत का नहीं काटा। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, नहीं हुई। तो ये वो हकायक हैं जो कड़वे सच है, जो कड़वे सच है। हमें बचना इन चीज़ों से। हमें कानून और आइन की बालादस्ती की बात करनी है। ये पाकिस्तान तभी आगे चलेगा। ये रवायात निकालनी पड़ेंगी, जैसे मैंने कहा ना, वो ये रवायात निकालनी पड़ेंगी। स्पीकर रूलिंग दे सकता है, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, बड़ी वजाहत के साथ मैं बड़ा क्लियर हूँ। आर्टिकल 5 के तहत भी वो 2 से 7 दिनों, 3 से 7 दिनों के अंदर देना। 95 आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आप लोगों के समझने के लिए। डिफेक्शन आर्टिकल 63A भी चल रहा होगा। 95 नो ऑफ कॉन्फिडेंस भी चल रहा होगा। आर्टिकल 63 मेरे मुताबिक बड़ी वाज़ तौर पर वो आपको डिफेक्शन करने की इजाज़त नहीं देता। जो हम कह रहे हैं कि वो डाले फिर बाद में डिफेक्ट हो जाए, वो यानी सीट छोड़ जाए, ऐसा ही मंशा नहीं है इनकी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की पहले इजाज़त ही तरमीम से पहले, तो वो रहने देते। फॉरवर्ड ब्लॉक बना के जब मर्जी आप जा सकते थे, तो यहाँ फॉरवर्ड बनाने की भी इजाज़त नहीं है। ये रोका हुआ है, आइन ने रोका हुआ है। तो यहाँ रेफरेंस का फ़ैसला आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है रेफरेंस का फ़ैसला आए, ताकि चीज़ें बहुत जल्दी से ख़त्म हो, आसानी हो, ये मुल्क आगे चले। तो खुदा रहा प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं बताता चलूँ कि अदालतों के फ़ैसलों पर मुस्बत तनकीद करें, लेकिन जजीज़ की ज़ात पे, फैमिलीज़ पे ये खुदारा। आइन का आर्टिकल 204 भी पढ़ लीजिएगा, तौहीन अदालत बैकग्राउंड पे चल रहा है। सेक्शन 3 है जो तौहीन अदालत को डिफ़ाइन करता है। सेक्शन 5 है जिसमें सज़ा दी हुई है। तो हमें बात करें, मैं आपके सामने बात करता हूँ, मैं कितना ब्लंट होकर बात करता हूँ जजमेंट्स के हवाले से। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।